मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश की राजनीति इस समय किसी सामान्य उथल पुथल से नहीं गुजर रही है। या वह दौर है जब सड़कों पर उबलता जन आक्रोश, सत्ता के गलियारों में रची जा रही रणनीतियां और अब न्यायपालिका का हस्तक्षेप तीनों एक साथ टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूजीसी के बहाने शुरू हुआ विरोध अब महज शिक्षा नीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की सत्ता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति और 2029 की राष्ट्रीय नेतृत्व की लड़ाई का बड़ा प्रवेश द्वार बन चुका है। इसी बीच नई दिल्ली से आई खबर ने इस पूरे सियासी घटनाक्रम को निर्णायक मोड़ दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को लेकर ये नियम अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग का गंभीर खतरा है। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी ने इस बहस को और गहराई दी जब उन्होंने कहा कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भारत की एकता दिखनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि ये नियम जो है वो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हैं, जबकि यूजीसी का पक्ष था कि इनका उद्देश्य उच्च शिक्षा में समानता सुनिश्चित करना है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 19 मार्च को तय कर दी है। लेकिन तब तक देश भर में चल रहे विरोध को अदालत की इस टिप्पणी से नई ताकत मिल गई है। दिलचस्प यह है कि यूजीसी के ये नियम केंद्र सरकार के हैं, लेकिन विरोध की सबसे तेज आंच उत्तर प्रदेश में महसूस की गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय और सामान्य वर्ग के लोग सड़कों पर उतरे, नारे लगे, आंदोलन तेज हुआ और पूरा राजनीतिक दबाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर केंद्रित कर दिया गया। सवाल यह उठता है कि जब फैसला दिल्ली का था तो घेराबंदी लखनऊ की क्यों की जा रही थी? यहीं से यह धारणा मजबूत होती है कि यह सब महज एक संयोग नहीं, बल्कि योगी को राजनीतिक रूप से कमजोर करने की एक सुनियोजित कोशिश थी, जिसमें हर असंतोष, हर विरोध की जिम्मेदारी उनके सिर पर मढ़ी जा रही है। इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गांधीनगर में दिया गया बयान अचानक केंद्र बिंदु में आ गया और एक नई रोशनी के तौर पर देखे जाने लगा। स्वामी नारायण संप्रदाय के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जो सरकार सनातन धर्म के अनुयायियों, संतों, साधु संतों को निराश करती है, वो दोबारा सत्ता में नहीं लौटती। यह बयान अब केवल धार्मिक वक्तव्य नहीं माना जा रहा, इसकी टाइमिंग ने इसे राजनीतिक संकेतों में बदल दिया है। खासकर जब उत्तर प्रदेश में साधु संतों की नाराजगी है, अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज का माघ मेले से बिना स्नान लौटना और यूजीसी का लेकर सामान्य वर्ग का उबाल, तीनों एक साथ सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में यह बयान अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। इस पूरे घटनाक्रम की तुलना 1990 के मंडल आंदोलन से भी की जाने लगी। 36 साल बाद पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि सामान्य वर्ग बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरा है। जिस वर्ग को मोदी शाह की राजनीति का सबसे मजबूत आधार माना जाता था, आज वही वर्ग खुलकर मोदी शाह और केंद्र सरकार का विरोध कर रहा है। यही वजह है कि दिल्ली में बैठे रणनीतिकार सबसे ज्यादा सतर्क और बेचैन नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियमों को अस्पष्ट और दुरुपयोग योग्य बताए जाने के बाद इस विरोध को नैतिक और संवैधानिक समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा के भीतर इस मुद्दे पर दिखाई दे रही चुप्पी भी कई सारे सवाल खड़े कर रही है। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस जैसे ब्राह्मण ठाकुर नेता, बड़े नेताओं का खुलकर सामने न आना उस नाराजगी को और बढ़ा दे रहा है, जो धीरे धीरे पार्टी की पारंपरिक सामाजिक आधार में दरार की आशंका पैदा कर रही है। उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार के बीच बढ़ता टकराव, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर मतभेद और दिल्ली हाई कमान का बढ़ता हस्तक्षेप यह संकेत देता है कि योगी आदित्यनाथ को अब पूरी स्वतंत्रता के साथ फैसले लेने की छूट नहीं दी जा रही है। यह सब ऐसे समय पे हो रहा है जब 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव और उससे भी ज्यादा 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। हालिया सर्वे जो हुआ था उसमें पूछा गया था सवाल कि मोदी के बाद कौन, यानी मोदी का उत्तराधिकारी कौन, प्रधानमंत्री पद के संभावित दावेदारों में योगी आदित्यनाथ का नाम शीर्ष पर आना इस पूरी कहानी की असली जड़ माना जा रहा है। भारतीय राजनीति का इतिहास गवाह है, जब कोई नेता केंद्रीय नेतृत्व की छाया से बाहर निकलकर अपनी अलग पहचान
पहचान बनाने लगता है तो उसके खिलाफ अंदरूनी दबाव और साजिशें तेज हो जाती हैं। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नहीं दिखती है। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर गूंज रहे नारे योगी तुझसे बैर नहीं सिर्फ समर्थन का इजहार नहीं है, बल्कि उस नैरेटिव को चुनौती है जिसे दिल्ली से गढ़ने की कोशिश खासकर उत्तर प्रदेश के लिए और योगी के लिए की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की रोक, जनता का उबाल और राजनीतिक खींचतान तीनों मिलकर यह संकेत दे रहे हैं कि मामला अब केवल यूजीसी के नियमों तक सीमित नहीं रहा है। अब असली सवाल यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ को दिल्ली की राजनीति के जरिए कमजोर किया जाएगा या फिर यही घेराबंदी उन्हें और मजबूत नेता बनाकर राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करेगी। इतिहास एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ा है और इस बार फैसला सिर्फ फाइलों या संसद में नहीं बल्कि सड़कों, अदालतों और जनता की सोच पर लिखा जा रहा है। और जब सड़कें बोलती हैं तो सत्ता को जवाब देना ही पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से नैरेटिव बनाया गया योगी आदित्यनाथ को लेकर, कहा गया कि वो अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर पुलिस बल का प्रयोग कराए, अभी मुक्तेश्वरानंद को स्नान नहीं करने दिया गया, और फिर जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य नतमस्तक हुए, उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया, अभी मुक्तेश्वरानंद को भगवान स्वरूप बताया और उनसे स्नान करने का आग्रह किया। और उसके बाद अभी मुक्तेश्वरानंद ने जिस प्रकार से केशव को मुख्यमंत्री बनने की बात कही कि केशव को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, केशव समझदार व्यक्ति हैं, और केशव ने फिर यह बयान दिया कि वो उनका अपना पर्सनल मामला है लेकिन अगर उनके विचार से मैं सहमत हूं। और इस तरीके से बातें लगातार बढ़ती गई, विवाद बढ़ता गया, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, जब पंकज चौधरी योगी आदित्यनाथ से टकरा गए और सीधा कह दिया कि ड्राइविंग सीट पर योगी आदित्यनाथ है, हम नहीं, अगर एसआईआर में लोगों के नाम छूटे हैं तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। जबकि योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ तौर पर कह दिया था कि एसआईआर में 2 करोड़ 90 लाख मतदाताओं के जो नाम कटे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर हैं, मतदाता हैं, उनका नाम जुड़वाना अति आवश्यक है। लेकिन कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ से बातें न कहकर सीधा पंकज चौधरी से शिकायत की और इसकी बात कही जा रही। राजनीतिक सूत्र कहते हैं कि बातें अमित शाह तक भी पहुंचाई गई कि उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता काफी ज्यादा नाराज हैं। और उसके बाद खबर आती है कि दिल्ली से चिट्ठी आ गई, मंत्री फेरबदल में जो नाम और जो सुझाव दिल्ली और पंकज चौधरी चाहेंगे वही होगा, यानी 70% मंत्रियों के विभाग छिनने वाले हैं। उसके बाद देखा गया कि पंकज चौधरी के आवास पर मंत्री, विधायकों और कार्यकर्ताओं की हुजूम लगने लगी, भीड़ लगने लगी और मुख्यमंत्री आवास हल्का हल्का सा कम सोना दिखने लगा। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से यूजीसी को लेकर ये गाइडलाइंस जारी किया, ये फरमान जारी किया और उस पर रोक लगाई है, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? और जिस उसका भी जवाब दीजिएगा कि योगी आदित्यनाथ चाहे एसआईआर हो, मंत्री फेरबदल को लेकर बातें हो या फिर यूजीसी को लेकर जिस प्रकार से घेरने की कोशिश की जा रही थी उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने महत्वपूर्ण नेता योगी आदित्यनाथ अभी भी हैं? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।